देखें, आपने पूछा सर कुलैयर क्या। आर्बिट्रेरी हाँ हाँ। आर्बिट्रेरी का तो पता है, लेकिन सर कुलैयर आर्बिट्रेरी कुलैयर का थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा। मैंने भी पहली बार ही सुना है। तो ये जो रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ, तो मैं फिर बता दूं, जिन लोगों ने रिकॉर्डिंग सुननी है वो ये है कि एमसीक्यूज आज भी डिस्कस नहीं हो पाएंगे। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह कल की क्लास में हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। मैं थोड़े से मुकम्मल नहीं कर पाया अपनी थोड़ी मसरूफियत की वजह से। तो आज हम वैसे जनरल डिस्कशन भी कर सकते हैं, या नेक्स्ट जो टॉपिक मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो फर्स्ट काउंटेबल स्पेस है, वो भी मैं डिस्कस करूंगा। और जो आपके क्वेश्चन आंसर हैं उनको भी आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। अच्छा, किसी ने पूछा कुलैयर क्या होता है। तो वैसे तो आपने पूछा है आर्बिट्रेरी कुलैयर। आर्बिट्रेरी का मुझे नहीं मालूम कि क्या होता है, लेकिन जो कुलैयर है, दिस इज डिफाइंड टू बी कुलैयर ऑफ ए इज इक्वल टू ए यूनियन डिराइव सेट ऑफ ए। डिराइव सेट मीन दैट द सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए। अच्छा, इसको यूं भी डिफाइन किया जाता है, कुलैयर ऑफ ए इज इक्वल टू ए यूनियन बाउंड्री ऑफ ए। इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि ए डिराइव सेट और बाउंड्री ऑफ ए इक्वल होते हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा, या फिर इसको यूं भी डिफाइन किया जाता है कि कुलैयर ऑफ ए इज द स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सुपर सेट ऑफ ए। यानी जो सेट ए से बड़े ऐसे तमाम क्लोज्ड सेट जिनके अंदर सेट ए के तमाम एलिमेंट्स पाए जाते हैं, तो वो उन उन क्लोज सेट्स में जो सबसे छोटे वाला क्लोज सुपर सेट ऑफ ए होगा, उसको हम कहते हैं दिस इज द कुलैयर ऑफ ए। या फिर कुलैयर ऑफ ए को यूं भी डिफाइन किया जाता है कि दिस इज द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज सुपर सेट्स ऑफ ए। जितने भी सुपर सेट्स ऑफ ए हैं, जो कि क्लोज्ड भी हैं, उनका अगर इंटरसेक्शन किया जाए तो जो नया सेट बनता है वो कुलैयर ऑफ ए होता है। साल का है 2022 का। हाँ। ओके, और ये जो सेट कुलैयर है, ये एक क्लोज्ड सेट होता है। किसी भी सेट का कुलैयर लिया जाए तो ये हमें क्लोज्ड सेट मिलता है। अगर सेट खुद क्लोज हो, तो मैं म्यूट कर रहा हूँ जी, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे मैसेज कर दें। ठीक। तो मैं कुलैयर के बारे में कह रहा हूँ कि अगर सेट ए खुद क्लोज्ड सेट हो, सेट ए का जो कुलैयर है वो ए के इक्वल होता है। सो ए कुलैयर इज इक्वल टू ए इफ एंड ओनली इफ ए इज क्लोज्ड। तो ये इफ एंड ओनली इफ के साथ ट्रू है। ओके, तो ये सारी चीजें तो आपके क्वेश्चन से मुतालिक थी, लेकिन जो टॉपिक अभी हमने डिस्कस करना है वो है काउंटेबिलिटी। ये बुक में चैप्टर नंबर 9 है। बुक आपको मालूम है, हम शाम सीरीज की बुक फॉलो कर रहे हैं। सर, एवरी कंटिन्यूअस बाइजेक्शन इज होम्योमॉर्फिज्म। एवरी कंटिन्यूअस बाइजेक्शन, नो नो। एक मिनट जी, मैं ये काउंटेबिलिटी की बात बाद में कर लेता हूँ। आपने पूछा है कि अगर एक फंक्शन कंटिन्यूअस हो और वो बाइजेक्टिव भी हो, तो क्या वो होम्योमॉर्फिज्म होगा? ऐसा नहीं होता, क्योंकि होम्योमॉर्फिज्म की डेफिनेशन कुछ यूं है। होम्योमॉर्फिज्म, अगर हमारे पास एफ एक फंक्शन हो टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स से सेट वाई की तरफ, और सेट जो फंक्शन एफ है ये बाइजेक्टिव हो, okay? इसके साथ साथ फंक्शन एफ जो है वो कंटिन्यूअस हो, तो वो होम्योमॉर्फिज्म नहीं होता। उसके साथ साथ एक कंडीशन और भी होनी चाहिए, और वो ये कि एफ इनवर्स जो है वो भी कंटिन्यूअस। आप इनमें से पहली दो कंडीशंस की बात कर रहे हैं। ऐसा ऐसे फंक्शंस हो सकते हैं जो बाइजेक्टिव हों, जो कंटिन्यूअस हों, लेकिन उनका इनवर्स कंटिन्यूअस ना हो। सो दैट्स व्हाई सिर्फ बाइजेक्टिव और कंटिन्यूअस होना उसको होम्योमॉर्फिज्म नहीं बनाता, जब तक कि उस फंक्शन का इनवर्स भी कंटिन्यूअस ना हो। ओके जी शराज अहमद, यानी ये मुकम्मल डेफिनेशन है होम्योमॉर्फिज्म की। बाउंड्री को सेट को बताने के कोई डायरेक्ट वे इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग इंटीरियर ऑफ ए एंड एक्सटीरियर ऑफ ए। जी, आप पूछ रहे हैं कि बाउंड्री ऑफ ए को हम इंटीरियर और एक्सटीरियर के अलावा कैसे बता सकते हैं। तो बाउंड्री ऑफ ए इज डिफाइंड टू बी, पहले तो हम वही बात कर लेते हैं कि एक्स में से अगर सेट ए का इंटीरियर इंटीरियर ऑफ ए
यूनियन एक्सटीरियर ऑफ ए को माइनस कर दिया जाए तो जो सेट बचता है, यानी सेट एक्स के वो तमाम एलिमेंट्स जो ना सेट ए के इंटीरियर में हो, जो ना सेट ए के एक्सटीरियर में हो, वो बाउंड्री होती है। यहाँ अगर हम इसकी डायग्राम छोटी सी बना दें, फॉर एग्जांपल ये हम एक टोपोलॉजिकल स्पेस ले लेते हैं, दिस इज एक्स। इस एक्स के अंदर हम एक सबसेट ले लेते हैं, ये वाला सेट, ये फॉर एग्जांपल ये उसका एक सबसेट है और इसको हम सेट ए कह देते हैं। तो इस सेट ए के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं, ये जो मैं रेड से लेबल कर रहा हूं, ये है इंटीरियर ऑफ ए। ओके, यानी सेट ए के इनसाइड पाए जाने वाले तमाम एलिमेंट्स वो इंटीरियर है। इसीलिए हम कहते हैं कि किसी भी सेट का इंटीरियर जो है वो सब सेट ऑफ ए होता है। ओके, अब इस सेट से बाहर जो पाए जाने वाले एलिमेंट्स हैं, ये जो मैं येलो से मार्क कर रहा हूँ, ये है जी सेट ए के कंप्लीमेंट का इंटीरियर, यानी ये सेट ए का कंप्लीमेंट ही है ना, जो ए के आउटसाइड है। सो दिस इज द इंटीरियर ऑफ ए कंप्लीमेंट। अच्छा, अगर ये इंटीरियर ऑफ ए कंप्लीमेंट है तो इसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर ऑफ ए। तो पूरे सेट एक्स में से, पूरी टोपोलॉजी में से, अगर हम ये येलो वाला पोर्शन भी हटा दें, रेड वाला पोर्शन भी हटा दें, तो जो बाकी बचने वाले पॉइंट्स हैं वो बाउंड्री है। यानी ये जो ब्लैक आप देख रहे हैं ना, ये सेट ए जो ब्लैक ब्लैक है, ये इसकी बाउंड्री होगी। यानी ऐसे पॉइंट्स जो ना तो इंटीरियर में हो, जो ना एक्सटीरियर में। या फिर बाउंड्री ऑफ ए, बाउंड्री पॉइंट को इस तरह से भी डिफाइन किया जाता है कि x is a point which lies into boundary of A if and only if, यानी कोई भी पॉइंट बाउंड्री पॉइंट तब होगा अगर, मैं मीट्रिक में इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मीट्रिक में इस तरह से कि अ, उस पॉइंट को सेंटर मान के कोई भी ओपन बॉल बनाई जाए। ओके, या चले टोपोलॉजी की तरफ ही आ जाते हैं, मीट्रिक की तरफ नहीं जाते। तो मेरा क्लेम ये है कि फॉर ऑल ओपन सेट जी, फॉर ऑल ओपन सेट जी containing x, यानी कोई भी आप ओपन सेट लें जिसमें x मौजूद हो, then G must contain, G must contain some elements of, some elements of A and A complement। यानी आप ये देखें, यहां पर अगर कोई भी आप एक पॉइंट लें, यहां पर ये वाला अगर आप कोई भी पॉइंट लें, उस पॉइंट के कोई भी आप ऐसा ओपन सेट लें जिसमें ये पॉइंट मौजूद है, तो उस ओपन सेट में, मैं अगर इसके गिर्द ओपन सेट ये वाला ले लूं, आप कोई भी ओपन सेट लें तो उस ओपन सेट में कुछ एलिमेंट्स सेट ए से भी होने चाहिए और कुछ एलिमेंट्स सम, यानी ए कंप्लीमेंट में से भी होने चाहिए। तो तब वो पॉइंट जो है वो बाउंड्री पॉइंट होता है। अच्छा, अब बाउंड्री पॉइंट को मुख्तलिफ तरह से फाइंड करने के तरीके भी, जैसे बाउंड्री पॉइंट को हमने पहले ऊपर ये डिफाइन किया कि एक्स में से इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों को निकाल दिया जाए तो बाकी बच जाने वाले पॉइंट्स बाउंड्री ऑफ ए होंगे। इसी तरह बाउंड्री ऑफ ए इस तरह से भी डिफाइन किया जा सकता है कि कोलेयर ऑफ ए में से इंटीरियर ऑफ ए को माइनस कर दिया जाए। हम्म? यानी कोलेयर ऑफ ए माइनस इंटीरियर ऑफ ए, कोलेयर में सेट ए खुद भी शामिल होता है, उसके तमाम लिमिट पॉइंट्स भी शामिल होते हैं, और उसमें से अगर हम उसका इंटीरियर माइनस कर दें तो फिर वो बच जाता है बाउंड्री ऑफ ए। या फिर अगर आप गूगल करें तो आपको बहुत सारे इसके इक्विवेलेंट रिजल्ट्स मिल सकते हैं कि बाउंड्री ऑफ ए इज इक्वल टू क्या क्या है। मुझे अभी सिर्फ ये दो मालूम है और मैं इन दोनों की मदद से बड़े अच्छे से किसी भी सेट का बाउंड्री पॉइंट फाइंड कर सकता हूँ। लेकिन उससे पहले ज्यादा जरूरी है, अगर आप देखें तो बुक में बाउंड्री पॉइंट को इतनी वेटेज नहीं दी जाती। कोई भी आप बुक उठाएं, बाउंड्री पॉइंट पे इतना फोकस नहीं किया जाता जितना इंटीरियर पॉइंट पे फोकस किया जाता है। तो उसके लिए यही डेफिनेशन सबसे ज्यादा वैलिड है कि आप एक्स में से इंटीरियर, पहले आप सेट ए का इंटीरियर फाइंड कर लें, फिर ए के कंप्लीमेंट का इंटीरियर फाइंड कर लें, उनका यूनियन लेकर सेट एक्स में से माइनस कर, तो जो पॉइंट्स बच जाएंगे वो बाउंड्री ऑफ ए कहलाएंगे। जी फुरकान। जी कोई और क्वेश्चन है? ओके जी, सो नाउ कम टू द पॉइंट। जो हमारा टॉपिक है वो है आज काउंटेबिलिटी। वैसे तो ये वीडियो में भी डिस्कस किया गया, अगर आपको इसकी क्लियर
मालूम है आपको इसके बारे में तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। अच्छा, काउंटेबिलिटी क्या है? काउंटेबिलिटी, हम दो तरह की काउंटेबिलिटी डिफाइन करने जा रहे हैं। बाउंड्री सेट ए में आ सकता है, जी वो सेट ए में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। बाउंड्री ऑफ अ पॉइंट का सेट में होना जरूरी नहीं है, बाउंड्री ऑफ अ सेट का उस सेट के अंदर होना जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर सेट क्लोज होगा तो उसकी बाउंड्री जो है वो उसके अंदर मौजूद होगी, बाउंड्री पॉइंट्स उसके अंदर ही होंगे। और अगर सेट क्लोज नहीं होगा तो फिर उसमें नहीं। ओके, काउंटेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं, तो काउंटेबिलिटी को डिस्कस करने से पहले मैं काउंटेबल सेट को डिफाइन करते हैं और फिर हम काउंटेबिलिटी की तरफ आते हैं, काउंटेबल एक्सियम्स जो है उनकी तरफ आते हैं। व्हाट इज अ काउंटेबल सेट, या इसको काउंटेबली इनफाइनाइट सेट भी कहते हैं, जो हम डिफाइन करने जा रहे हैं। काउंटेबल सेट कोई भी ऐसा सेट, हम ये कह सकते हैं कि अ सेट एस इज काउंटेबल if there exists a bijective map, there exists a bijective map f from set S to set n। यानी अगर सेट S और सेट n के दरमियान कोई बाइजेक्शन पाई जाए तो हम कहते हैं कि सेट S जो है वो काउंटेबल है। रफली स्पीकिंग हम ये कह सकते हैं कि कोई भी सेट काउंटेबल तब होगा जब उसमें पाए जाने वाले एलिमेंट्स की तादाद उतनी ही हो जितनी की सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ओके, या फिर यूं भी आप डिफाइन कर सकते हैं कि f फ्रॉम n टू s, यानी कोई भी ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स नेचुरल नंबर्स जितने हों, जितने नेचुरल नंबर हैं, तो उस सेट को हम काउंटेबल सेट कहते हैं। कुछ चंद एक काउंटेबल सेट्स जो है वो ये हैं, q जो है ये काउंटेबल सेट है, z जो है ये काउंटेबल सेट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है ये काउंटेबल सेट है, सेट ऑफ होल नंबर्स जो है ये काउंटेबल सेट है। इसके अलावा जो है आप कौन सा सेट लेंगे, हाँ z क्रॉस z ले लें तो ये भी एक काउंटेबल सेट है। इसी तरह n क्रॉस n ले लें या n यूनियन n ले लें तो ये भी काउंटेबल सेट है। इसी तरह दो काउंटेबल सेट्स का यूनियन काउंटेबल है, बल्कि फाइनाइटली मैनी काउंटेबल सेट्स का जो यूनियन है वो भी काउंटेबल सेट होता है। फाइनाइटली मैनी काउंटेबल सेट्स का इंटरसेक्शन भी काउंटेबल होता है। क्यू जो है ये काउंटेबल सेट है, इसका एक बड़ा बेसिक सा प्रूफ भी आप देख सकते हैं। प्राइम नंबर्स जो है ये काउंटेबल नहीं है। ओके, फुरकान ने भी मैसेज किया कि ये क्या प्राइम नंबर्स के बारे में क्या ख्याल है, तो प्राइम नंबर्स जो हैं उनके बारे में नहीं मालूम, यानी वो काउंटेबल नहीं है। काउंटेबल में ये होता है ना कि आपको पता होता है कि इस नंबर के बाद अगला नंबर कौन सा है। जैसे हम सेट ऑफ जी जो है इसको हम काउंटेबल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम इसके तमाम एलिमेंट्स को एक तरतीब के साथ रख के कह सकते हैं, पहला एलिमेंट ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, एंड सो ऑन। जैसे अगर हम जी के एलिमेंट्स लिखें तो वो इस तरह से लिख सकते हैं, 0 -1 1 -2 -2 2 -3 3 -4 4 एंड सो ऑन। तो ये जो तमाम एलिमेंट्स हैं इनको हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर के साथ लिंक कर सकते हैं। कैसे? हम ये कह सकते हैं ये इसका पहला एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये छठा है, ये सातवां है, ये आठवां है, ये नौवां है, एंड सो ऑन। यानी इसके तमाम एलिमेंट्स के बारे में हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इससे जो अगला एलिमेंट है वो कौन सा है। लेकिन जो प्राइम नंबर्स हैं वो इस तरह से काउंटेबल नहीं हैं, दीज आर काउंटेबली इनफाइनाइट आप कह सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि अगला प्राइम नंबर कौन सा है। काउंटेबल का सबसेट काउंटेबल होगा या फाइनाइट एज प्राइम आर नॉट फाइनाइट, सो प्राइम आर काउंटेबल। काउंटेबल सेट का जो सबसेट होता है वो तो काउंटेबल होता है। अच्छा, या फिर वो फाइनाइट होता है, ये बात भी ठीक है। एज प्राइम आर नॉट फाइनाइट सो प्राइम आर काउंटेबल। एक मिनट, शायद मैं गलती कर रहा हूँ, देखते हैं। अच्छा, हमारे पास अगर कोई सेट काउंटेबल हो, जैसे z जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है ये काउंटेबल सेट है। ओके, तो काउंटेबल सेट का जो सबसेट होता है वो भी काउंटेबल होता है। बात तो ये भी ठीक है कि जो प्राइम्स हैं अगर हम उसको p से डिनोट करें तो ये सबसेट ऑफ n तो है, तो ये भी काउंटेबल होना चाहिए। लेकिन फिर एक सवाल ये पैदा होता है, बात ठीक है आपकी, फिर प्राइम नंबर से सेट ऑफ नेचुरल नंबर की तरफ हम कैसे एक बाइजेक्टिव फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं? एक मिनट जी, मैं जरा गूगल कर लूँ इस रिजल्ट।
Primes are countably infinite. ओके 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 ओके, ठीक कह रहे हैं जी आप, मैं गलत था। प्राइम नंबर जो है ये भी काउंटेबल हैं, और इसकी वजह जो बताई गई है वो ये है कि चूंकि ये किसी काउंटेबल सेट का सबसेट है, और काउंटेबल सेट का जो सबसेट होता है वो भी काउंटेबल होता है। सो दैट्स वाई हम इसे कह सकते हैं कि ये काउंटेबल है। अब वजह क्या है, अब हमारे पास जो मेरा क्वेश्चन था वो ये था कि हम सेट ऑफ प्राइम नंबर से सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की तरफ कोई बाइजेक्टिव फंक्शन कैसे बना सकते हैं, तो हमें उसकी जरूरत ही नहीं है। हमें यहाँ से ये पता चल रहा है कि अगर p सबसेट ऑफ n है, तो हम ये कह सकते हैं कि कार्डिनैलिटी ऑफ p लेस देन और इक्वल टू कार्डिनैलिटी ऑफ n होगी। सो दैट्स व्हाई किसी भी कोई भी ऐसा सेट जिसकी कार्डिनैलिटी सेट ऑफ नेचुरल नंबर से कम है, वो भी काउंटेबल सेट होता है। तो इसलिए सेट ऑफ प्राइम नंबर्स जो है ये भी एक काउंटेबल सेट है। अच्छा सर, इररेशनल से भी तो इंटरवल तक नहीं बनता कोई मैपिंग, मतलब नहीं फुरकान, मैं आपकी बात नहीं समझ रहा। मैं माइक ओपन कर रहा हूँ, आप बोल दें। जी फुरकान। सर हम कहते हैं रैशनल हमारे काउंटेबल हैं क्योंकि हम इनके साथ इनको क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं। जी जी। और फिर रैशनल नंबर को कहते हैं कि ये हमारे पास अनकाउंटेबल हैं, लेकिन हम आज तक हमने ना तो कोई मैपिंग बनाने की कोशिश की है इनसे। और कहाँ से कहाँ हम तक? सिंपली ये कह देते सर रियल से रैशनल तक, रियल से इररेशनल तक, या रियल से। इंटरवल से इररेशनल तक। ओके। सर मैं काउंटेबल की नहीं बात कर रहा, मैं अनकाउंटेबल की बात कर रहा हूँ कि रैशनल इररेशनल को हम अनकाउंटेबल में लेके जाते हैं। और हमने ओके। डेफिनेशन ये दी हुई है कि जिसकी 0 1 इंटरवल से कॉरेस्पॉन्डेंट बन जाएगी वो हम उसकी कार्डिनलिटी कॉन्टिनम होगी। लेकिन हमारे पास तो ऐसी कोई डेफिनेशन ही नहीं है, कोई ऐसा फंक्शन और मैपिंग कॉरेस्पॉन्डेंस बनती ही नहीं है इररेशनल से इंटरवल 0 1 तक। नहीं, आप जो इनफाइनाइट है ना, वो इनफाइनाइट स्मॉलर या ग्रेटर भी हो सकते हैं। पावर ऑफ कॉन्टिन्यूम की आपने बात की। पावर ऑफ कॉन्टिन्यूम क्या है भला, किसको हम कहते हैं कि दैट सेट हैज पावर ऑफ कॉन्टिन्यूम? सर 2 की पावर अल्फा होगी, अल्फ नॉट होगी तो वो कॉन्टिनम जाएगा। जैसे हमारे पास कार्डिनलिटी ऑफ 0 से 1 तक जो इंटरवल है उसको हम कॉन्टिनम कहते हैं, क्योंकि वो अनकाउंटेबली इन्फिनिट है। उसकी डिफरेंट रीजनिंग दी जाती है कि वो क्यों हम उसकी कार्डिनलिटी कॉन्टिनम लेते हैं। ठीक कह रहे हैं आप। ओके, अच्छा, अब जो इनफाइनाइट हैं, काउंटेबली इनफाइनाइट जो हैं, वो भी बड़े या छोटे हैं? ऐसा ही है? जरा ये देखें। हाँ 0 1 जो इंटरवल है, इसकी कार्डिनैलिटी सेट ऑफ रियल नंबर्स जितनी है। हाँ, कार्डिनलिटी सर इन दोनों की सेम है। अच्छा, चूंकि इनके दरमियान एक बाइजेक्टिव फंक्शन बनाया जाता है। ओके। अब ये दोनों ठीक है सर। दोनों अनकाउंटेबल भी हैं, दोनों इनफाइनाइट भी। अच्छा, फिर जब आप कार्डिनल नंबर्स की अरिथमेटिक पढ़ते हैं, अलजेब्रा ऑफ कार्डिनल नंबर या ऑर्डिनल नंबर भी आगे पढ़ते हैं, तो उस वक्त ये कहा जाता है कि अगर सेट ए सबसेट ऑफ बी हो, बल्कि यूं कहें कि ये एक रिजल्ट है कि कार्डिनैलिटी ऑफ ए इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू कार्डिनैलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ ए। यही है? जी सर। ओके, यानी इससे हमें ये पता चला कि सेट आर की जो कार्डिनैलिटी है दैट इज लेस देन और इक्वल टू द कार्डिनैलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ आर, है ना? जी जी अब सेट आर में तो पहले इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स हैं, लेकिन पावर सेट ऑफ आर में उससे भी ज्यादा इन्फिनिटली मैनी एलिमेंट्स हैं, तो क्या इन दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे? नहीं सर। There is a concept something like bigger infinities and smaller infinities. यस यस तो एग्जैक्टली मैं सर। मैं मतलब अभी ज्यादा इस पे फोकस नहीं करना चाह रहा, ना मैंने ये टॉपिक अभी देखा है। ये हम जब अलग से सेट थ्योरी करेंगे तब हम इसको कार्डिनल नंबर और ऑर्डिनल नंबर के साथ पढ़ेंगे। अभी मेरा जो मेन कंसेप्ट था वो ये सिर्फ ये है कि काउंटेबल सेट को लेकर हम फर्स्ट काउंटेबल स्पेस या सेकंड काउंटेबल स्पेस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं।
ओके सर, थैंक यू। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे काउंटेबल सेट की। काउंटेबल सेट कोई भी ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स उतने हों जितने के नेचुरल नंबर हो। तो हम एक स्पेस डिफाइन करने वाले हैं, फर्स्ट काउंटेबल स्पेस। जरा इसकी डेफिनेशन पे आपने गौर करना है कि a topological space X is called first countable if for each P belong to X, कि हम उस स्पेस का कोई भी एक पॉइंट ले लें, there exist a countable class। काउंटेबल क्लास इसका मतलब ये है, अच्छा ये काउंटेबल फाइनाइट भी काउंटेबल आप कह सकते हैं। मैं ऊपर जो डिफाइन कर रहा था वो इन्फिनिटली काउंटेबल की बात कर रहा था। ओके, सो फॉर ईच p बिलोंग टू x देयर एग्जिस्ट अ काउंटेबल बेस या काउंटेबल क्लास बीटा p ऑफ ओपन सेट्स। यानी बीटा p के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, वो ओपन सेट्स हैं, और ऐसे ओपन सेट्स हैं जो p को कंटेन करते हैं, ऑफ ओपन सेट्स containing P such that whenever P belong to some open set G which is a member of TAR, then P belong to some BP which is subset of G, or some capital BP belong beta। अब जरा इस डेफिनेशन को जरा गौर से देखें कि इसमें क्या कहा गया है। ये है हमारे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस X। इस X के अंदर हम कोई भी एक पॉइंट लें P, तो इस पॉइंट P के लिए हमें एक ऐसी काउंटेबल क्लास ऑफ ओपन सेट्स मिलनी चाहिए, काउंटेबल क्लास ऑफ ओपन सेट्स कंटेनिंग P, यानी सारे ऐसे ओपन सेट्स जिनमें P भी मौजूद हो और उनकी तादाद भी काउंटेबल हो। जैसे देखें, इसके गिर्द हम एक ओपन सेट ये ले सकते हैं, ओके, एक और ओपन सेट ये हो सकता है, फिर एक ये ओपन सेट हो सकता है। तो इस तरह जो जितने भी ओपन सेट्स हैं जो पी को कंटेन करते हैं, उनकी कलेक्शन को हम ले रहे हैं बीटा पी। और ये जो कलेक्शन है ये काउंटेबल कलेक्शन ली जाए। और ये काउंटेबल कलेक्शन कैसी हो, वो इस तरह की हो कि जब भी पॉइंट पी किसी ओपन सेट जी में लाई करे, तो उस ओपन सेट जी और पॉइंट पी के दरमियान इस बीटा पी में से एक कम से कम कोई एक एलिमेंट आ जाए बीपी। ओके, यानी हम यहाँ पर अगर कोई भी ओपन सेट ले लें, ये हमारे पास अगर जी है, कोई भी ओपन सेट जी लें जिसमें पॉइंट पी भी मौजूद है, तो वो जो कलेक्शन है हमारे पास ओपन सेट्स की, उस कलेक्शन में से कम कोई एक ऐसा सेट होना चाहिए जो इस पॉइंट पी और ओपन सेट जी के दरमियान में लाई करता हो। अगर ऐसा हो जाए तो ऐसी स्पेस को, अगर ऐसा सेट एक्स के तमाम पॉइंट्स के लिए हो जाए, तो ऐसी स्पेस को हम फर्स्ट काउंटेबल स्पेस कहते हैं। ओके, जरा इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। लेट एक्स, हम एक सेट ले लेते हैं जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल ए, बी एंड सी, और हम इस पर टोपोलॉजी ले लेते हैं पी ऑफ एक्स, जो कि डिस्क्रीट टोपोलॉजी है। इसमें टोटल 8 एलिमेंट हैं, 5 एक्स, सिंगलटन ए, सिंगलटन बी, सेट ए बी, बी सी एंड ए सी। ये पूरे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। सी एक रह गया था, ये जस्ट सी भी। तो ये टोटल इसके 8 एलिमेंट्स हैं। अब देखना ये है कि क्या ये वाली स्पेस फर्स्ट काउंटेबल स्पेस है, कि क्या हमें कोई ऐसी फाइनाइटली या काउंटेबली इनफाइनाइटली मैनी को कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स मिल रही है कि हम जब भी कोई ऐसा ओपन सेट लें जिसमें पॉइंट पी लाई करता हो, तो उस ओपन सेट और पॉइंट पी के दरमियान कोई ना कोई ऐसा मेंबर ऑफ बीटा पी आ जाए, बीपी, कि जिसमें वो
पॉइंट पी उस बीपी में लाई करे और बीपी जो है वो सबसेट ऑफ जी हो। चले मैं यहाँ से कलेक्शन ले रहा हूँ, बीटा पी दैट इज इक्वल टू, चले हम हर पॉइंट के लिए डिस्कस करने वाले हैं ना कि क्या हर पॉइंट के लिए ऐसा होना चाहिए, तो हम बीटा ए के लिए कलेक्शन ले लेते हैं जिसमें सिर्फ एक ही सेट है, सिंगलटन सेट ए। ओके, अब देखें ऐसा कोई भी आप सेट लें जिसमें पॉइंट ए लाई करता है, तो उस सेट और पॉइंट ए के दरमियान ये वाला सेट आ जाएगा। मसलन कौन कौन से ओपन सेट्स हैं जिनमें पॉइंट ए मौजूद है, हम जी कौन कौन सा सेट ले सकते हैं। जी के लिए हमारे पास चॉइसेस हैं, एक तो सेट एक्स है, एक सेट ए है, एक सेट ए बी है, और एक सेट है ए सी। तो जब भी हम कोई सेट, मसलन आप देखें ना, ए जो है वो लाई करता है सेट ए में, और सेट ए जो है वो सब सेट है सिंगलटन ए का। ओके, इसी तरह ए लाई करता है सेट ए में और ये सब सेट है सेट एक्स का। इसी तरह ये पॉइंट ए बिलोंग करता है सेट ए में और ये सब सेट है सेट ए बी का। और इसी तरह ये पॉइंट ए बिलोंग करता है सेट ए में और ये सब सेट है सेट ए सी का। तो हमने देखा कि जब भी हम कोई भी ओपन सेट लें, एक्स लें, तो उस सेट एक्स और पॉइंट ए के दरमियान एक ऐसा मेंबर आ चुका है जो बीटा ए में लाई करता है। इसी तरह अगर हम कोई और ओपन सेट लें, तो उस ओपन सेट और इस पॉइंट के दरमियान फिर से कोई ऐसा सेट आ चुका है जो बीटा ए में मौजूद है। इसी तरह अगर हम सेट ले लें ए बी, तो ए बी और पॉइंट ए के दरमियान में भी एक मेंबर ऑफ बीटा ए आ चुका है। और इसी तरह सेट ए सी और पॉइंट ए के दरमियान भी एक एलिमेंट ऑफ बीटा ए आ चुका है। इसका मतलब ये है कि पॉइंट ए के लिए तो ये बात ठीक है, लेकिन अभी हम ये नहीं कह सकते कि सेट जो टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स है वो एक फर्स्ट काउंटेबल स्पेस है, अभी नहीं कह सकते। ये बात तब वैलिड है जब सेट एक्स के तमाम पॉइंट्स के लिए हम बीटा पी बना सकें। चलें अब हम दूसरा पॉइंट लेते हैं, अगर हम बी के लिए देखें तो हमें फिर एक नई कलेक्शन मिल सकती है, बीटा बी दैट इज ओनली सिंगलटन सेट बी। तो आप देखेंगे जब भी पॉइंट बी किसी भी ओपन सेट में लाई करेगा, तो उस ओपन सेट और पॉइंट बी के दरमियान ये वाला सेट आ जाएगा सिंगल बी। इसी तरह बीटा सी भी हम बना सकते हैं जिसमें एक एलिमेंट है सिंगलटन सी, कि जब भी सी किसी भी ओपन सेट जी में लाई करेगा, तो उस ओपन सेट जी और पॉइंट सी के दरमियान ये वाला एक सेट आ जाएगा सिंगलटन सी। तो अब आप देखें सेट एक्स के हर एलिमेंट के लिए हम एक काउंटेबल कलेक्शन बनाने में कामयाब हो गए हैं। ए के लिए भी एक काउंटेबल कलेक्शन मिली है, बी के लिए भी और सी के लिए भी। इसका मतलब ये हुआ कि हम सेट एक्स के तमाम एलिमेंट्स के लिए काउंटेबल कलेक्शन बनाने में कामयाब है। सो दैट्स व्हाई हम ये कह सकते हैं कि सेट एक्स जो है वो फर्स्ट काउंटेबल है। सो दिस टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स with the discrete topology is first काउंटेबल। तो ये बात इन जनरल भी ट्रू है कि जब भी आप कोई भी स्पेस ले लें वो फर्स्ट काउंटेबल होगी। तो हम यहाँ ये कह देते हैं कि एवरी discrete space is first countable। लो जी, हमें एक पहली एग्जांपल तो मिल चुकी। ओके, अब जरा एक और एग्जांपल देखते हैं, हम मीट्रिक स्पेस ले लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2, मीट्रिक स्पेस के बारे में आप कुछ ना कुछ तो जानते होंगे, बाकी भी मैं आगे उसमें डिस्कस करूंगा। तो एवरी मीट्रिक स्पेस इज अ टोपोलॉजिकल स्पेस। तो कंसीडर मीट्रिक स्पेस एक्स डी। अच्छा, एक्स डी जो है ये एक मीट्रिक स्पेस है। तो हम अगर ये देखिए मैं यहाँ पर स्पेस बना देता हूँ, ये है हमारे पास सेट एक्स। इसके अंदर हम कोई भी अगर पॉइंट ले लें, पॉइंट पी, तो पॉइंट पी को सेंटर मान के हम एक ओपन बॉल बना सकते हैं कुछ रेडियस की। यानी देखिए मैं एक ओपन बॉल बनाने वाला हूँ विद सेंटर पी एंड रेडियस 1। इसका क्या मतलब है कि इसमें सेट एक्स के वो वाले तमाम पॉइंट्स होंगे
जिनका डिस्टेंस पॉइंट P से लेस देन 1 हो, यानी दोज पॉइंट्स x in x that the distance between point P and x is less than 1। तो वो क्या होंगे भला? यहाँ देखें, अगर यहाँ से यहाँ तक का फासला 1 यूनिट हो तो ये इस तरह की एक ओपन बॉल बन जाएगी। और सिर्फ ये ओपन बॉल नहीं बल्कि इसके अंदर वाले भी तमाम पॉइंट्स शामिल हैं, यानी ऐसे तमाम पॉइंट्स जिनका पॉइंट P के साथ डिस्टेंस लेस देन 1 है। ओके, इसी तरह हम एक ओपन बॉल बना सकते हैं जिसका रेडियस P ही रहे, जिसका सेंटर P ही हो लेकिन उसका रेडियस 1/2 हो। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है सेट x के वो वाले तमाम पॉइंट्स such that the distance P and x is less than 1/2। तो इसका हाफ होगा 1/2, तो यहाँ पे हम हाफ ले लेते हैं, हाफ डिस्टेंस। तो अब ये जो मैंने रेड वाला बनाया है इसके अंदर वाले तमाम पॉइंट्स शामिल हैं। ओके, हम एक और ओपन बॉल बनाते हैं, ओपन बॉल विथ सेंटर P एंड रेडियस 1/3। ये क्या होगी? x in x such that the distance between P and x is less than 1/3। यानी ऐसे तमाम पॉइंट्स जिनका पॉइंट P के साथ डिस्टेंस लेस देन 1/3 है, तो ये उससे भी छोटी हो जाएगी, ये एक बन जाएगा सेट। ओके, तो इस तरह हमारे पास हम ढेरों ओपन बॉल्स बना सकते हैं। इफ लॉजिकल स्पेस इज फाइनाइट देन डेफिनेशन फॉर फर्स्ट काउंटेबल इज यूजलेस फॉर अस और हैव समथिंग टू चेक। एक मिनट जी, मैं इस एग्जांपल को क्लियर कर लूं फिर आता हूं इस तरफ। अच्छा, तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर मीट्रिक स्पेस का कोई भी हम एक पॉइंट पकड़ें तो उसके गिर्द हम इन्फिनेटली मैनी ओपन बॉल्स बना सकते हैं। ओपन बॉल्स कौन कौन सी हैं? यानी हम एक कलेक्शन बना रहे हैं बीटा P जिसके मेंबर्स हैं इस तरह की ओपन बॉल्स। एक ओपन बॉल जिसका सेंटर P है, रेडियस 1 है। दूसरी ओपन बॉल जिसका सेंटर P है, रेडियस 1/2 है। तीसरी ओपन बॉल जिसका सेंटर P है और रेडियस 1/3 है, एंड सो ऑन। ओके, और इसमें है सेंटर P एंड रेडियस 1/n एंड सो, और n इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। लेकिन ये जो है इनकी तादाद काउंटेबल है। पहली ये है, ये पहली ओपन बॉल, ये दूसरी ओपन बॉल, ये बेसिकली ओपन सेट्स ही है ना, कि मैट्रिक्स स्पेस में एवरी ओपन बॉल इज एन ओपन सेट। सो दैट्स व्हाई हम इनको एज एन ओपन सेट लेकर चल रहे हैं। ये n सेट होगा एंड सो ऑन। इसका मतलब ये है कि ये जो तादाद है ये काउंटेबल है। ओके, तो हमारा क्लेम ये है कि जो मैट्रिक्स स्पेस होती है वो फर्स्ट काउंटेबल होती है। फर्स्ट काउंटेबल होने का मतलब ये है कि हम जब भी कोई भी ओपन सेट लेंगे, आप देख जरा गौर करें, यहाँ पर हम कोई भी ओपन सेट ले लें, ये वाला फॉर एग्जांपल ओपन सेट है G जिसमें पॉइंट P लाई करता है, तो आप देख रहे हैं कि G और पॉइंट P के दरमियान इस कलेक्शन में से कम कोई एक एलिमेंट तो ऐसा होगा, कम से कम कोई एक ऐसी ओपन बॉल तो होगी जो उस पॉइंट P और सेट G के दरमियान होगी। अगर हम इस सेट G को छोटा कर दें, जरा ये देखना, हम फॉर एग्जांपल ये सेट G इतना सारा सेट ले लेते हैं। अगर ये सेट G है तो अभी भी आप देख सकते हैं कि इसमें ये वाली ओपन बॉल तो है ना जिसका रेडियस 1/2 है। ओके, अगर हम ये भी नहीं लेते, G और छोटा कर दें, तो फॉर एग्जांपल हम इतना सारा सेट G ले लेते हैं, तो अभी भी हमारे पास ये वाली ओपन बॉल तो है ना जिसका सेंटर P और रेडियस 1/3 है। तो ये ओपन बॉल्स खत्म ही नहीं हो रही, बिल्कुल छोटी छोटी छोटी, ये देखे ना 1/n। चाहे आप जितना मर्जी छोटा ओपन सेट लेते चले जाएं, उसके पैरेलल हमें यहाँ पर इस कलेक्शन में कम से कम कोई एक, बल्कि एक नहीं, इन्फिनिटली मैनी ओपन सेट्स ऐसे मिल जाएंगे जो उस पॉइंट और उस ओपन सेट के दरमियान में लाई करेंगे। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि एवरी मैट्रिक्स स्पेस इज फर्स्ट काउंटेबल स्पेस। ओके, नेक्स्ट मीटिंग में मिलते हैं और फिर आपके क्वेश्चन का आंसर भी चलें।